दिसंबर 2025 भारत के लिए ना ये सिर्फ एक महीना नहीं था। ये एक आईने जैसा था। एक ऐसा आईना जिसमें देश की हजारों साल पुरानी विरासत और उसका जो एम्बिशियस फ्यूचर है, दोनों की झलक एक साथ दिखाई दी। तो चलिए इसी कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। अब ये तीनों चीजें पहली नजर में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो यही तो आधुनिक भारत की पहेली है। एक ऐसी जगह जहां परंपरा की डोर से तकनीक के भविष्य को बुना जा रहा है। और जानते हैं, इसी संगम से विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। आइए देखते हैं ये सब कैसे हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी की। मतलब कि कैसे भारत अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने रख रहा है। दिसंबर 2025 में भारत ने अपनी सदियों पुरानी विरासत को दुनिया के मंच पर एक नए और बहुत ही पावरफुल अंदाज में पेश किया। जगत ही दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जो खुद एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो गवाह बना एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट का। दुनिया भर के डेलीगेट्स, मतलब प्रतिनिधि, यहां भारत की कल्चरल पावर को समझने के लिए इकट्ठा हुए थे। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत को इस इतने बड़े सेशन को होस्ट करने का मौका मिला था। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज आखिर होता क्या है। देखिए, हेरिटेज मतलब विरासत दो तरह की होती है। एक जिसे हम छू सकते हैं, जैसे ताजमहल या लाल किला, और दूसरी होती है अमूर्त, जिसे हम महसूस करते हैं। मतलब वो कहानियां, वो त्योहार, वो कला, वो ज्ञान जो हमारी दादी नानी से हम तक पहुंचता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 16। सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन ये संख्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का सिंबल है। जानना चाहेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसी सेशन में हमारा त्योहार दीपावली, रोशनी का त्योहार, भारत का 16th कल्चरल ट्रेजर बन गया, जिससे यूनेस्को की इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में शामिल किया गया। ये सिर्फ एक त्योहार को मिली रिकग्निशन नहीं है, ये तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का जो भारतीय दर्शन है, उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। तो एक तरफ तो भारत अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया को दिखा रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी ही इतिहास की जड़ों को, उसकी गहराइयों को और भी ज्यादा खोदकर समझने में लगा हुआ था। इसके लिए ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अपने काम करने के तरीके में एक रेवोल्यूशनरी चेंज किया। पहले क्या होता था, कोई खुदाई हुई और उसकी रिपोर्ट सालों साल फाइलों में दबी रहती थी। लेकिन अब नहीं। अब रूल है 3 महीने में पहली रिपोर्ट दो और 3 साल के अंदर फाइनल रिपोर्ट जमा करो। मस्ट है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारा इतिहास अब धूल नहीं फाकेगा, वो तेजी से हमारे सामने आएगा। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बड़ी हैं। और इस नए नियम का असर भी दिखने लगा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है महाराष्ट्र का प्रकाशा साइट। यहां जो नई खुदाई हुई है, उससे पता चलता है कि करीब 3700 सालों से यहां एक जीती जागती वाइब्रेंट कल्चर मौजूद रही है। मतलब सोचिए, ताम्रपाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों से लेकर मध्यकाल के व्यापार तक ये जगह भारत की कल्चरल कंटिन्यूटी का, मतलब सांस्कृतिक निरंतरता का एक जिंदा सबूत है। तो विरासत को सहेजना एक बात हुई, लेकिन भारत उसे देश के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। दिसंबर 2025 में ऐसे कई इवेंट्स हुए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है उसे और मजबूत करते हैं। जैसे कि काशी तमिल संगमम। ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं है, ये तो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच हजारों साल पुराने रिश्तों का एक लिविंग ब्रीदिंग सेलिब्रेशन है। और पता है, इस साल तो कुछ और भी खास हुआ। वाराणसी के 1500 बच्चों को तमिल सिखाने की एक पहल शुरू की गई। मतलब जमीन पर काम हो रहा है। ये लिंग्विस्टिक हार्मनी का एक शानदार उदाहरण है। और फिर यहां से चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जहां होता है त्योहारों का त्योहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागालैंड की 17 अलग अलग जनजातियों की कमाल की संस्कृति को एक ही मंच पर ले आता है। और देखिए, इस साल तो स्विट्जरलैंड और यूके जैसे देश भी इसके पार्टनर थे। इससे इसे एक ग्लोबल पहचान मिली है। और ये हमारी पहली वाली बात को और भी पक्का करता है कि भारत की विरासत को अब पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ विरासत की नहीं है। अब इस विरासत की नींव पर विकास की एक मजबूत इमारत खड़ी की जा रही है। तो चलिए अब विकास की बात करते हैं। दिसंबर 2025 में भारत ने कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हासिल किए जो उसकी बढ़ती इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर को साफ साफ दिखाते हैं। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। भारत ने 357 मिलियन टन फूड ग्रेन का उत्पादन करके एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है।
और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 10 सालों में 100 मिलियन टन की बढ़ोतरी। ये फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब खाने की सुरक्षा से आते हैं देश की सुरक्षा पर। बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। DRDO ने डेवलप की है पिनाका गाइडेड रॉकेट प्रणाली। ये आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है और ये साफ दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अब दूसरों पर डिपेंड नहीं है। और इसकी रेंज 120 किलोमीटर, मतलब ये बहुत दूर से ही पूरी एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। जाहिर है, फ्यूचर के बैटलफील्ड में ये भारत को एक डिसाइसिव एज देती है। अब इस स्लाइड में जो कॉन्ट्रास्ट है, जो विरोधाभास है, वो बहुत खूबसूरत है। जरा देखिए, एक तरफ पिनाका जैसी हाईटेक मिसाइल और दूसरी तरफ INSV कौंडिन्य। ये एक ऐसा जहाज है जिसे हजारों साल पुरानी सिली हुई तकनीक से बनाया गया है और ये जहाज ओमान की यात्रा पर निकला ताकि हमारे पुराने समुद्री व्यापार मार्गों को फिर से जिंदा किया जा सके। देखा, यही तो है भारत की असली कहानी, विकास और विरासत का एक अद्भुत संगम। और जब वो मिलिट्री पावर की बात कर ही रहे हैं तो 16 दिसंबर यानी विजय दिवस को कैसे भूल सकते हैं। ये जो नंबर है 93,000, ये 1971 की जंग में सरेंडर करने वाले सैनिकों की संख्या है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर तो था ही, साथ ही ये भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अमर प्रतीक है। तो संस्कृति, इतिहास, खेतीबाड़ी और डिफेंस, इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर भारत 2047 के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसी लेगेसी बनाने जैसा है जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगी। और इस रास्ते पर चलते हुए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किए गए डॉक्टर अंबेडकर की एक बात हमेशा एक गाइड की तरह काम करती है। वो कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा साबित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हों। ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश का भविष्य सिर्फ पॉलिसीज पर नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने वालों की नीयत और कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो अंत में बस यही एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब किसी देश की विरासत और उसका विकास दोनों एक साथ कदम मिलाते हैं तो उस देश की सबसे बड़ी और स्थायी लेगेसी क्या बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।